हरे कृष्णा। मैं गजानंद अग्रवाल cow-grazing.com से। आज हम एक स्पेशल रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। मेरे मित्र हैं श्री सुदर्शन धांधरिया साहब, जो वेस्ट बंगाल के स्थानक हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो गायों पे काफ़ी काम करने की कोशिश कर रही है कई सालों से, मैं कहूँगा काफ़ी दशकों से। और उनकी रिक्वेस्ट के कारण, उनकी रिक्वेस्ट लेकर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिससे सिर्फ उन्हें नहीं बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो जो इस गौ कृषि के मार्ग पे चले हुए हैं, जो गायों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको उनका प्रश्न बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि 100 गाय है जो दूध नहीं देती, और हम कहते हैं गाय का दूध अमृत, गाय का घी अमृत, गाय का गोमूत्र अमृत और गाय का गोबर अमृत। तो अगर 100 गाय का गोबर और गोमूत्र अमृत है तो क्यों नहीं हम उस गाय को स्वावलंबी बनाएं, और कितना खर्चा करना पड़ेगा, क्या स्कीम है, क्या करना पड़ेगा जिससे वो गाय स्वावलंबी बन जाए, और कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे सकते हैं क्या। अगर हम 100 गायों को स्वावलंबी बना लेंगे जो दूध नहीं देती है, तो हम भारत की सारी गौशालाओं का और सारी रुलती हुई गायों का एक सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो भारत में गाय ऐसी घूमेगी नहीं रोड पे, वो सब की सब के पास कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिससे भारत को फ़ायदा होगा और उनको फ़ायदा होगा। तो हम आपको समझाते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। देखिए, आज गौमूत्र और गोबर से क्या क्या किया जा सकता है, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिकल काउ थेरेपी भी हो रहा है, फिर उसकी फिनाइल विनाइल भी बन रहे हैं, कॉस्मेटिक्स बन रहे हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। गोबर के आजकल प्लास्टर बन रहे हैं, जिनसे आज घरों में लेपा जाता है वो प्लास्टर, उसकी ब्रिक्स बन रही है। तो कोई अंत ही नहीं है। पर ये सब जो हो रहा है, क्या वो स्वावलंबी बना सकता है गाय को? वो अपने आप में एक प्रश्न है। क्या वो इतनी आमदनी देता है ये सब प्रोसेसेस? क्या इसकी मशीनरी से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो फटाफट बिक जाते हैं? क्योंकि हमें सुनने में आता है गौमूत्र इतना में बिक रहा है, इतनी अमाउंट में बिक रहा है, गोबर के प्रोडक्ट कंधे इतने अमाउंट में विदेशों जा रहे हैं, बहुत बातें सुनने में आती है। तो क्या आम आदमी जिसको हम गाय दे देंगे, क्या वो कर पाएगा? क्योंकि कुछ लोगों में कला होती है, वो तो जो गंजा होता है उसको भी कंगा बेच देते हैं। कुछ लोगों में कला होती है, सब में नहीं होती है। तो वो सब जो है वो तो आम जनता है, क्या वो कर पाएगी? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके उत्तर हमें ढूंढने हैं। तो हमारे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं भारत की लगभग सभी प्रोमिनेंट गौशालाओं को विज़िट किया हूँ, समझा हूँ, प्रैक्टिकल में जो दिखता है और क्या हो रहा है वो हमने देखा है। हम जितने भी सिनेरियो हमने परखे हैं, देखे हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाइबल है। क्योंकि एक बात होती है कि हम एक छोटे लेवल पे एक गौशाला 100 गायों की बना लें और उसके साथ कोई काम करें, वो एक बात है। पर एक बात हम यहाँ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें जो 4 करोड़ गाय भारत में है उनका, तो वो भी हमें समझना है कि क्या करना है उसका। क्योंकि एक सोल्यूशन जो मैं ढूँढूँगा वो एक आदमी तक सीमित है जो कुछ कर सकते हैं शायद, पर ऐसा सोल्यूशन भी निकालना ज़रूरी है जो पूरे भारत के लिए वैलिड है। तो हम वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं पॉपुलर है। लोग कहते हैं गोमूत्र पीना चाहिए, गोमूत्र से हमारे शरीर में जितने भी विकार हैं वो ठीक होते हैं। पर आज गोमूत्र की हालत क्या है वो मैं समझाता हूँ। पहली बात तो गोमूत्र आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 5 ml 10 ml पिएगा,
है ना, एक बार में, और 2 बार पीता है अगर वो तो 20 ml तक पी सकता है, मतलब महीने भर में वो 1 लीटर भी ख़त्म नहीं करेगा। तो वो एक स्लो प्रोडक्ट है, तो उसमें भी चिकित्सा ज़रूर होती है। हम क्या करते हैं, जैसे आज लोग बोलते हैं, मुझे मिलते हैं कि यार मैंने गोमूत्र पिया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं बोलता हूँ कि भैया आपको पित्त की प्रॉब्लम है, आपको गोमूत्र, सादा गोमूत्र पीना भी नहीं चाहिए। तो सादा गोमूत्र से तो पित्त वालों की तो बैंड बज जाती है, पीना नहीं। गोमूत्र जिसको पित्त का इशू है उसको तो पुनर्नवा मेडिकेटेड गोमूत्र आता है, या गाय के बछड़े का गोमूत्र वो पीना है, क्योंकि वो बछड़ा का पित्त को शमन करता है। तो एक बहुत बड़ा नॉलेज गैप है कि कौन सा पीना है, कैसे पीना, कहाँ से लेना है, सोर्सिंग कहाँ से करें। तो बनाने वाले, मेडिकेटेड गोमूत्र बनाने वाले बहुत लोग हैं आज की तारीख में, पर कोई सही बना नहीं पा रहा है। मेरे ध्यान में से दो ही लोग हैं, 2 ही संस्थाएं हैं जिन्होंने अच्छा गोमूत्र बनाया है मेडिकेटेड, और उनका वही गौशाला ही थी एक्चुअली ओरिजिनली जिन्होंने शुरू किया था इस मार्ग पे काम करना। तो और वो एक्सपर्ट बन गई है, उनका एक्सपीरियंस भी है 20 साल का, तो वो अच्छा काम कर रही है, और उनके पास भी इतनी सेल नहीं है कि वो बड़ा काम करें। मतलब मार्केट स्लो है, इट्स अ स्लो प्रोडक्ट, इफेक्टिव प्रोडक्ट है पर स्लो है। जो भी प्रोडक्ट में अगर आपको मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, पुशिंग की ज़रूरत पड़ती है, वैसे प्रोडक्ट में सब वाइबल नहीं है, हर आदमी नहीं कर सकता उसे, और वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता बड़े लेवल पे। तो अगर आप गोमूत्र बना भी लेते हो, मेडिकेटेड गोमूत्र, और आप उसको 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लीटर में बेच भी लेते हो, तो भी आप कितने कस्टमर ढूंढ पाओगे और कितने लोगों को सेटिस्फाई कर पाओगे, मार्केट कैसे ढूंढोगे, क्योंकि मार्केट तो बनाना पड़ता है ना। तो ये एक मार्ग है जो हम कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई ज़्यादा नहीं है, 5 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आप 100 गायों का गोमूत्र कलेक्ट करके उसका कर सकते हो प्रोसेसिंग। और उसमें एक और चीज़ ये है कि 100 गाय होती है, उसमें जो गोमूत्र लेना है वो गाय अलग होती है। तो जैसे हमें समझना है कि गोमूत्र भी हर गाय का नहीं ले सकते, हर बुल का तो ले नहीं सकते, कोई स्पेसिफिक बीमारी होगी तो शायद लेंगे, बुल का भी नहीं ले सकते एक्चुअली। तो किसका गोमूत्र ले सकते हैं? जो गाय के बछड़ा है और वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो ड्राई पीरियड में है, उसी गाय का ले सकते हैं। प्रेग्नेंट नहीं है और ड्राई पीरियड में है और हीट में नहीं है, आई है, उसी गाय का ले सकते हैं। वो भी जब गोमूत्र करती है वो, तो उसका बीज का आधार लेना होता है, वो भी उसके पर्टिकुलर पात्र होते हैं, उसी पात्र में कलेक्ट करना होता है, और गाय के प्राइवेट अंगों में छेड़छाड़ नहीं करनी है, नेचुरली आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3:30 बजे गाय उठती हैं, उस टाइम पे वो नेचुरली खड़ी होकर जब गोमूत्र करना शुरू करती है, तो उसकी बीच की धार हम पकड़ते हैं। तो 100 गायों की गौशालाओं में नॉर्मली 1-2 गाय ही होती है जिसका हम लोग निकाल पाते हैं, सबका नहीं निकाल पाते, और पूरा भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो टाइम तो हमको मालूम है 3:30 बजे वाला, जिसमें हम पकड़ लेंगे, पर बाकी टाइम तो फिर कभी भी करती है वो, फिर वो बेचना मुश्किल हो जाता है, फिर एक लेबर ही रखना पड़ता है, फिर लेबर एक्सपेंस गोमूत्र से ज़्यादा हो जाता है एक्सपेंसिव, तो वो प्रोसेस वाइबल नहीं है हमारे लिए। तो ये ऑप्शन जो हम सोच रहे हैं गोमूत्र वाला, ये बहुत वाइबल है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ये सोल्यूशन नहीं है। उसका कारण ये है कि सब नहीं कर पाएंगे, और ड्राई वाली गाय चाहिए। और 100 गाय जो हमको मिल रही है, ज़रूरी नहीं उसमें गाय ही हो, उसमें वो गाय हो सकती है जो गोमूत्र जिसका वैलिड नहीं है हमारे लिए। तो ये ऑप्शन एक ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो पूरे भारत को काम आएगा, पर ये ऑप्शन वैलिड है कुछ हद तक, अगर उस तरह की गाय अगर आपको मिलती है तो। जो नहीं मिलेगी, क्योंकि दूध देने वाली गाय ही बछड़ा होता है, और दूध देने वाली गाय की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये रिजेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन, स्वावलंबी वाला पॉइंट। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि गाय के गोमूत्र से फिनाइल बनाओ, गोमूत्र से कीट नियंत्रक बनाओ, गोमूत्र से फर्टिलाइज़र बनाओ,
पेस्टिसाइड बनाओ, सब बहुत कुछ बन सकता है ऑर्गेनिक। वो डेफिनेटली वाइबल ऑप्शन है, पर उसमें भी हमें एक समझना है कि गौमूत्र गोबर दोनों से बन सकते हैं सब चीज़ें। पहला चीज़ तो फिनाइल एक घर में कितना यूज़ होता है? फिनाइल का 1 लीटर का बॉटल जिसके अंदर गौमूत्र का परसेंटेज होगा 5%, 10%, उससे ज़्यादा नहीं होगा, या फिर 25% भी हो सकता है, डिपेंडिंग किस तरह से आपने पानी का यूज़ किया है, हो सकता है। चलो हम 5% एवरेज पकड़ते हैं, तो 1 लीटर की बॉटल में 5% मतलब 50 ml गौमूत्र होगा, और वो बॉटल पूरे महीने चलती है, क्योंकि महीने भी 3 महीने चल जाती है, क्योंकि 10 ml ही ढक्कन डालते हैं अपन एक बाल्टी में। तो गौमूत्र से फिनाइल अच्छा है, अच्छा पैसा मिलता है, पर बिकता कितना है? नहीं बिक पाएगा ज़्यादा। हम कितने लोगों को बेच पाएंगे? इसको बेचने का भी एक्सपेंस है, बेचने का भी एक एक्सपेंस है। तो इतनी आमदनी नहीं है कि हम स्वावलंबी बना लें कोई गौशाला को। कीट नियंत्रक का बता सकते हैं। कीट नियंत्रक जैसे हम 10 लीटर गौमूत्र में 50 पत्ते नीम के डालते हैं, फर्मेंट करते हैं 30 दिन, फिर उस मूत्र का पेस्टिसाइड जैसा बनाते हैं। पर उसका भी कैसा है कि प्रोसेस देखिए आप, 10 लीटर का यूज़ हम करके बहुत सारी भूमि में हम काम कर लेते हैं। तो गौमूत्र ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम में काम हो पा रहा है। तो उसमें भी हम स्वावलंबी नहीं बना सकते कि गौशाला 100 गाय की गौशाला होगी, उसमें हर रोज़ हम 1000 लीटर कलेक्ट करेंगे गौमूत्र कम से कम, जो नालियों से आएगा। तो 1000 लीटर में हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। कर भी पाए तो ज़्यादा आमदनी है उसके अंदर नहीं है, क्योंकि जो लोग बाहर है, हमारे कस्टमर है जो लेने वाले, वो गरीब फार्मर है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता। तो वो भी एक वाइबल ऑप्शन ज़रूर है, पर सोल्यूशन नहीं है भारत की गायों को स्वावलंबी बनाने। बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आज हमारे एक मित्र हैं शिवा मलिक साहब, डॉक्टर शिवा मलिक साहब, हरियाणा में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो गोबर के प्लास्टर बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, जो हम पूरे दीवार पे लगा सकते हैं और घर ठंडा रहता है उससे। बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये भी एक स्लो प्रोडक्ट कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है आज के टाइम में। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो जिसको पुश करना पड़े, वो प्रोडक्ट वाइबल नहीं है, क्योंकि कितना कर पाएंगे आप पुश? आपके अंदर स्किल है क्या, टीम है क्या आपके पास? कि इस फील्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो माल बेचता है वो भी गोभक्त होगा तो ही बिकेगा, ये तो नहीं बिकने वाला माल। गोभक्त बहुत कम है, परसेंटेज भी बहुत कम है, जितने हैं वो सब ऑलरेडी सेवाओं में लगे हुए हैं। तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, पर वाइबल नहीं कह सकते भारत के लिए, वो सोल्यूशन नहीं कह सकते। और इन्वेस्टमेंट कितना है? बहुत इन्वेस्टमेंट है, सब मशीनों में बहुत इन्वेस्टमेंट लग जाता है। फिर अगर सेल बराबर नहीं है तो गाय बदनाम होती है। ये जो भी हम बातें किए सब में मशीन्स लगती हैं। अगर हम मेडिसिन भी बनाते हैं तो मशीन्स तो लगती है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट वाइबल है नहीं हो, तो बेचने वाले पे डिपेंड करता है। और बेचने वाला सही नहीं है या कर नहीं पा रहा है तो फिर वो वेस्ट होता है ना, गौमाता बदनाम होती है उससे। तो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे गाय स्वावलंबी हो जाए और बिना दूध देने वाली गाय भी हर आदमी रखना चाहे, और वो एक सोल्यूशन हो जाए समाज के लिए। तो इस पर हमने बहुत सोचा, गांव-गांव हम गए, समझा। और आज की तारीख में 2 चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टरी में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। बीमारी को होने से पहले ही बचा लो। अगर बीमारी को पहले ही बचा लो तो बीमारी की दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। आज हम केमिकल का खाना खा रहे हैं, 67 प्रकार के ऐसे केमिकल आज हम खाने में आ रहे हैं जो दुनिया भर में बैंड है। वो केमिकल हमारे को कॉकटेल मिल रहे हैं हमारे खाने में, और हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। अब वो केमिकल तो हमारे शरीर में चला गया, वो निकलता नहीं है, ऐसा केमिकल भी है वो कैंसर करके ही निकलता है, वो एक तरह से निकलता है तब। तो उसका निवारण क्या है? हम कोशिश कर सकते हैं गौमूत्र पी के
वो सब केमिकल शरीर से निकालना कैंसर को निकालने की, तो वो ये पूरा 100% नहीं है, सब नहीं ठीक हो पाते। सही बात यही है, सब ठीक नहीं हो पाते। कुछ पूरे ठीक हो जाते हैं, कुछ आधे ठीक हो जाते हैं, और कुछ तड़पते नहीं हैं, मरते मरते तड़प के नहीं मरते, सुकून से मर जाते हैं। और कुछ बहुत कम % ऐसे भी हैं जो लेने के बाद भी, क्योंकि उनके कर्मा इतने ख़राब थे, तो गौमूत्र भी उनको लगता नहीं है। पाप इतने हो गए, क्या करें, कर्मा भी हैं वो चीज़, तो वो तो तड़प के ही मरते हैं। तो ऐसा है, हमने देखा है। तो दवाइयाँ एक बात है, दवाइयाँ बनाई जा सकती है, बनाएंगे डेफिनेटली, पर प्रिकॉशन कर लें पहले तो क्या बेटर है ना, बेटर तो वही है ना। हमने देखा है कि जैविक खेती अगर करते हैं तो हमारे आमदनी ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, पर यह बात किसी को पल्ले नहीं पड़ती। सबको लगता है कि यार ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो प्रोडक्शन कम आता है, जैविक खेती में तो प्रोडक्शन कम आता है, ये क्या बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। ये कई नई बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अगर प्रोडक्शन का जैविक खेती में ज़्यादा आ रहा होता तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कैसे आती, है ना। सब अचंभा में पड़ जाते हैं। देखो, हमें ये समझना है, पहले हमें हमारी हिस्ट्री को समझना है। भारत में हरित क्रांति क्यों आई और ये सिचुएशन कैसे बनी कि ऑर्गेनिक फूड का प्रोडक्शन कम हो गया। तो ये हमें प्रकृति को समझना है पहले, कि प्रकृति में आज भी केमिकल करने वाले के भी प्रॉब्लम आ रही है। वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम जो केमिकल वालों को आ रही है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऐसी है जो ऑर्गेनिक वालों को आई थी, और वही प्रॉब्लम के कारण ऑर्गेनिक से हम केमिकल हुए, पर आज केमिकल तो हो गए, अब वो ऊपर सेम प्रॉब्लम आ रही है। अब केमिकल से फिर हम कहाँ जाएंगे, तो कम फार्मर सुसाइड कर रहा है, ऐसा हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या थी, तो पहले हमें समझना है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि इस साल जो गेहूँ खा रहे हैं वो 4 साल पुराना होता था। इस साल जो चावल खा रहे हैं वो 4 साल पुराना होता था। कोई भी प्रकार का धान, पल्सेस जो खा रहे हैं इस साल, वो 4, 5, 6 साल पुराना होता था। मतलब लोग इतना उगाते थे कि वो स्टोर करते थे, और वो 1 साल का उगाया हुआ 2-3 साल भी काम आ जाता था, और स्टोर करते थे वो। और उस बीच में वो भी आता था, प्रलय भी आती थी, ड्राउट आता था, बारिश नहीं होती थी। ये सब कानून है, जीवन के कानून है। जब भगवान आपको एक बीज के लिए 25 बीज दे रहा है, तो थोड़ा बहुत वो भी करेगा ना, श्रेष्ठ भी तो चाहिए भगवान की ज़मीन को थोड़ा। तो ड्राउट आता है, प्रलय आता है, ये सब आते हैं, उसमें बारिश नहीं आती और फिर फसल नहीं उगती, वो सब बातें हैं। तो ये तो आप ऑर्गेनिक करो या केमिकल करो, ये सेम रहेगा। तो पहले ज़माने में ये होता था कि इतना धान होता था, ग्रेन वॉज द गोल्ड, धान हमारा सोना था। आज इजिप्ट में 35,000 साल पुराना धान मिल जाता है, क्योंकि उनका स्टोरेज सिस्टम और बढ़िया एडवांस था। और पिछले जितना पुराना धान हम ढूंढेंगे तो देखेंगे कि धान की साइज़ भी थोड़ी बड़ी है। जैसे 5,000 साल पहले कृष्ण भगवान के समय में जो धान था वो 150 ग्राम का था, गेहूँ इतना मोटा 150 ग्राम का गेहूँ का एक पीस था। और आज नेपाल में एक मंदिर है जहाँ पे भीम पांडव गुजरे थे, वहाँ पे उन्होंने एक दाना छोड़ दिया था, जो आज भी वहाँ पड़ा है, आप जाके देख सकते हो। तो ओवर द पीरियड वो धान की साइज़ 150 ग्राम से आज 1 ग्राम भी नहीं रह गई है, अलग अलग फार्मिंग टेक्निक्स के कारण, है ना, ऐसा हुआ है। तो और वो डिग्रेड होगा आगे जाके, शायद और छोटा हो जाएगा शायद। तो पहले ज़माने में प्रोडक्शन ज़्यादा था, ओवर प्रोडक्शन था, कि ज़मीन में दम था, ज़मीन पूरी फर्टाइल थी और ज़्यादा फॉरेस्ट था, और बहुत कम भूमि खेती होती थी उसमें, मतलब छल चला के।
तो उससे फर्टाइल रहती थी सॉइल और प्रोडक्शन ज़्यादा आता था। तो यही बात है कि जो 100 साल पहले हमारी ज़मीन थी उसमें जो एक 6 इंच का लेयर था सुपर फर्टाइल सॉइल का, जिसमें ऐसे तत्व थे कि जब बीज डालो तो प्रोडक्शन 3 गुना आएगा आज की कंपैरिजन में, वो हमने खो दी है। हमने जैसे हमारे शरीर में जो मांस होता है, ये जो मांस है ये निकाल दे तो हड्डी बचती है, वही बात है। हमारे पास अभी हड्डी बची, केमिकल से हमने वो मांस निकाल दिया है। अब हड्डी में आप क्या खेती करोगे? तो प्रोडक्शन कम आता है पहले साल, पर गोबर से वो 6 इंच लेयर आप बना सकते हो, और गोबर की खेती करके 6 इंच लेयर बना के मांस डाल के फिर जब बीज डालोगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। गोबर खेती करेंगे पहले साल में प्रोडक्शन कम आएगा क्योंकि मांस ही नहीं है, फेल भी होंगे क्रॉप्स, पॉसिबल है ये। इसलिए आपको मिश्रित खेती करनी चाहिए। तो 10-12 क्रॉप लगाए तो 1-2 फेल होंगे, बाकी चल जाएगा। और मिश्रित खेती से ज़मीन अच्छी भी हो जाती है, और पहले साल प्रोडक्शन कम आएगा और अगले साल से धीरे धीरे लाइन पे आना चालू हो जाएगा, और फिर प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा तीसरे साल से। हमने तो प्रोडक्शन 3 गुना तक देखा है केमिकल की कंपेयर। जैसे हम एक जगह जानते हैं बारडोली, जहाँ पे 30-40 टन शुगर केन निकल जाता है 1 एकड़ में साल में। हमने उसी एरिया में हमारे मित्रों ने 120 टन 140 टन तक खींचा है ऑर्गेनिक करके, है ना। पहले दिन में नहीं होगा, 2-3 साल लग जाते हैं, पर होता है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब गाय का क्या रोल है और कितनी गाय कितने एकड़ में चाहिए, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि जिस प्रकार अगर आज मैं एक ट्रक खरीद लूँ, 14 लाख रुपए का ट्रक खरीद लूँ, और उसके अंदर माइलेज है, मतलब वो 1 लीटर पेट डीजल लेता है जो 60 रुपये का आता है, समझ लो 70 रुपये का आता है, उसमें वो 5 किलोमीटर ही चलता है ना। तो 10 रुपये किलोमीटर का मेरी कॉस्ट है। अब मैं उतने बड़े ट्रक के अंदर उतना ही माल लोड करूं जितने में मेरा पेट्रोल निकलता है, तो क्या वो उसमें अक्लमंदी है? नहीं है, अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफ़ी है। कितना बड़ा ट्रक है, माल में खाली उतना लोड करूंगा जितना वो पेट्रोल निकल जाए, तो उसमें अक्लमंदी नहीं। उसी प्रकार जो गाय है वो 14 लाख के ट्रक से भी ज़्यादा महंगी है एक गाय, ठीक है। और उसको जो फ्यूल लगता है वो भी 60 रुपये का ही है, 60 रुपये लीटर वाला, मतलब किलो का 60 रुपये में उसका पेट भर जाता है, या जिंदा रह जाती है वो, एक ये समझ लो, जिंदा रह जाती है। तो इतनी महंगी गाय का अगर हम 1 या 2 एकड़ में ही खेती करेंगे तो उसका मिसयूज़ है या अंडर यूज़ है, मतलब उसका हम पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो एक गाय तो हमने 16 एकड़ में यूज़ किया, 16 एकड़ में हमने यूज़ किया, 16 एकड़ को फर्टाइल किया। तीसरे चौथे साल से उस 16 एकड़ में 16 लाख रुपए पर मंथ की कमाई हुई है एक गाय से, मात्र एक गाय से। कैसे हुई वो मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं उदाहरण जो दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, पर ये उदाहरण अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रॉप्स में वैलिड होगा। हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये किया है इधर ये एक रियल लाइफ केस स्टडी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है। कोई भी प्रकार का फ्रूट ट्री लगा लो आप, मैंगो लगा लो, पोमेग्रेनेट लगा लो, बनाना लगा लो, पपैया लगा लो, पैशन फ्रूट लगा लो, वाटरमेलन लगा लो, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। अगर मिश्रित खेती करेंगे आप तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा कैसे है वो समझाता हूँ। जैसे हम लगाते हैं मैंगो, तो मैंगो में कहा जाता है कि 20 फुट का गैप देना चाहिए 2 पेड़ों के बीच में, है ना। तो ऐसे करेंगे तो 1 एकड़ में 40 से 80 पेड़ ही आएंगे, है ना। तो उसमें तो ज़्यादा आमदनी नहीं होगी, पर हम उसके बीच में ज़रूर और दूसरे पेड़ लगा सकते हैं, वो अलाउड है। और वो पेड़
मैंगो के नहीं हो, दूसरी प्रजाति के, तो उसमें बनाना लगा सकते हैं, पपैया लगा सकते हैं। तो मिश्रित खेती करेंगे ना अगर आप, तो हर 3 फीट पे एक पेड़ होगा। और पूरे एकड़ में आप कैलकुलेशन कर लो, हमने तो किया है, 3-3 फुट के गैप से पेड़ जो लगाए मिश्रित खेती में, हमने 2,000 तक, 2,000 भी नहीं, 3,500 तक खींचा है। क्योंकि 3 फीट में तो लगा ही रहे, फिर पौधे भी तो लगाते हैं हम। जैसे एक पेड़ 1 साल का है, एक पेड़ 1 महीने का है। फिर जब 1 साल वाला फूल देगा तो उसको जैसे बनाना है, तो अगर पूरा हो गया तो काटते हैं उसे, तो तब तक वो दूसरा छोटा पौधा 6 महीने का हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो एक रोटेशन चलता है। तो 3,500 पेड़ तक आप 1 एकड़ में लगा सकते हो मिश्रित खेती में। पर हम एज्यूम करते हैं चलो 1,500 लगाएंगे हम, है ना, मिश्रित में बनाना, पपैया, पोमेग्रेनेट, ये वो सब लगाएंगे। तो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है पहले साल में तो प्रोडक्शन थोड़ा कम आएगा, 50 किलो तक आता है पर ट्री, फुट ट्री प्रोडक्शन। पर 2-3 साल के बाद उसमें फुल प्रोडक्शन में जब आ जाता है तो 100 किलो तक दे रहा है, 100-125 किलो, 100 किलो पर ट्री का प्रोडक्शन आ रहा है। और कुछ पेड़ जो लकड़ी वाले हैं, टीक हो गया, सागवान हो गया, और भी बहुत हैं, मैंग्रोव हो गया, रोजवुड हो गया, ये लकड़ी देते हैं, 1 साल में 100 किलो लकड़ी दे देते हैं एवरेज। तो 1,500 पेड़ अगर 100 किलो प्रोडक्शन देते हैं तो वो 1.5 लाख किलो हो जाता है। चलो हम फुल रेट में तो नहीं बेच पाएंगे, 10 रुपये किलो कम से कम में चला जाएगा फ्रूट। 10 रुपये किलो में अगर चला जाता है तो साल की 15 लाख रुपए तक की आमदनी हो सकती है। साथ में उन पेड़ों के नीचे जो छांव है उसमें हम 40 प्रकार के जड़ी बूटियाँ, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस लगा सकते हैं। वो बहुत अच्छे आते हैं मिश्रित खेती के वातावरण में, और उसमें 5-7 लाख रुपए कमाई और हो सकती है। हमने ये मॉडल राजस्थान के डेजर्ट में भी किया है, पर प्रोडक्शन वहाँ पे थोड़ा अलग आता है क्योंकि वो डेजर्ट है। और हमने ये महाराष्ट्र के विदर्भ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमिट फार्मर सुसाइड की है, वहाँ पे भी किया है, वहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन आया हमारा। उसका हमने एक वीडियो भी बनाया है, हमारा वीडियो है फार्मिंग ऑन द रॉक्स, और फार्मिंग रिचेस्ट विदर्भास रिचेस्ट फार्मर करके एक मेरा वीडियो है, youtube.com/cow grazing मेरा चैनल है, उस पर देखें, हिंदी में ही है, तो वीडियो देख लें, आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये करके आप एक गाय से आप पूरे फार्म 16 एकड़ डेवलप कर सकते हैं। और 16 एकड़ में तो कितनी आमदनी है, मैं तो 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ अभी। 16 एकड़ में तो आप 16 × 15 लाख करोड़, 1-1.25 करोड़ तक की इनकम चली जाएगी, है ना। दूसरी बात है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे यहाँ इतना अच्छा मार्केट नहीं है फ्रूट्स का, तो आप प्रोसेस कर दो, एक 5 लाख की मशीन आएगी, फ्रूट को प्रोसेस करके जूस बना दो, कैन जूस बना दो, उसका एक इंटरनेशनल मार्केट है, अच्छा मार्केट है उसका। वैक्यूम पैकिंग कर दो, केमिकल्स भी डालना नहीं पड़ता, उसका कैनिंग मशीन आता है, आम का पल्प डाल दो, सबका पल्प डाल दो, बनाना की चिप्स बना दो। बनाना का चिप्स का तो 300 रुपये किलो का मार्केट ऑलरेडी है, कम से कम 100 रुपया तो आपके हाथ में आ जाएगा। मतलब आप समझ लो कि 4 किलो बनाना में 1 किलो चिप्स बनती होगी, तो 100 रुपये किलो मतलब 25 रुपये किलो फिर भी आपको मिल सकता है। 25 छोड़ो, 10 रुपये मिल जाए बहुत है। तो प्लांटेन का प्लांटेशन कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप खेती कर सकते हैं, राजस्थान में भी कर सकते हैं। वहाँ पे वहाँ की ट्री लगाएंगे हम, वहाँ पे खजूर लगाएंगे, आंवला लगाएंगे, एलोवेरा लगाएंगे, लगा सकते हैं। और जैसी ज़मीन है पर आप 1500 पेड़ लगाने हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, 100 किलो आएगा ही, चाहे वो लकड़ी आए, चाहे वो घास आए, कुछ भी आए, पत्ते आए गाय के लिए, घास के पत्ते, 40 प्रकार के जड़ी बूटी पेड़ भी है, वो लगा लो। घास लगा लो आप, 50 प्रकार की घास लगा लो ज़मीन में, वो भी अच्छी इनकम देती है, बहुत इनकम देती है एक्चुअली। 1 एकड़ में आप कितना खींच सकते हो, कम से कम 2000 किलो तो खींच ही सकते हो 2-3 महीने में। तो ये है निवारण। क्या है, 100 गायों को 1600 एकड़ में अगर हम डाल दें तो उसका सुपर प्रॉफिटेबल मॉडल होगा। अब लोग बोलते हैं कि हमारे पास यार ज़मीन नहीं है, क्या करें। तो उसमें हम ये कहेंगे कि चलो ठीक है, आपके ज़मीन नहीं है, गाय को भी पालना है,
तो कम से कम आप 4 एकड़ ले लो एक गाय के पीछे। 2 एकड़ में गाय अपना घास उगाएगी और खाएगी, और 2 एकड़ में आप खेती करो तो उसमें भी अच्छी आमदनी है। फ्रूट ट्री फार्मिंग करेंगे तो आपको वापस वही 30-35 लाख रुपए 4 एकड़ में कमाई हो गई। 2 एकड़ गाय का है, 2 एकड़ आपका है, उसमें हो सकती है। कम से कम 10 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए 4 एकड़ में, और गाय का फूस आपका इसमें निकल जाएगा ऑलरेडी, उसके बाद सरप्लस बचेगा इतना। तो ये कम से कम आप कर सकते हो एक गाय के पीछे 4 एकड़ लग लो, क्योंकि गाय को कम से कम 2 एकड़ चाहिए, उसमें फिर लेबर कॉस्ट नहीं लगता है ना। पर अगर हम इस मॉडल को चेंज करें और कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा गाय रखना की कोशिश करें, तो कम से कम 20 एकड़ हमें चाहिए जिसमें 100 गाय रह सकती है, और उसमें खाली उसका चारा ही उगेगा। और चारा उगेगा तो उसमें क्या होगा कि लेबर चाहिए, 1 एकड़ में 2 लेबर चाहिए, तो 40 लेबर हमें चाहिए जो मिलते नहीं है। 40 लेबर की कॉस्ट कितनी होगी? 350-400 रुपये एक लेबर लेता है पर डे। कॉस्ट ऑफ फूस निकालने का ही कॉस्ट 16,000 रुपये पर डे का होगा 100 गाय का, तो वो एक बहुत बड़ा कॉस्ट है। तो इसके जगह आप 100 एकड़ मतलब ज़मीन लीज पे ले लो। 100 गाय के लिए 1600 एकड़ अगर लीज पे लेते हो तो गवर्नमेंट से 1000 रुपये एकड़ में मिलती है लैंड। 1600 एकड़ का आप जो भी अमाउंट है पर का 16,000 का लीज एक्सपेंस है, पर उसमें आपका सुपर प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो सकता है। और कम से कम 4 ले लो तो भी 4000 में आपका काम हो जाएगा, फूस भी निकल गया और फार्मिंग भी हो गई। कैलकुलेशंस करके देखना है क्या वाइबल है आपके लिए। हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, सबसे बढ़िया ऑप्शन फार्मिंग है। फार्मिंग में 100% कमाई होती है और वही वाइबल है क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट है वो बिक जाते हैं, उसको बेचना नहीं पड़ता और उसका एक मार्केट है। तो बाकी चीज़ों में मार्केट बनाना पड़ता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है और उसमें ग्रोइंग सेल्स नहीं है। कोई भी काम करे तो ग्रोइंग होना चाहिए ना। फार्मिंग करेंगे तो सब कुछ बिक जाएगा, कितना भी ग्रोथ कर सकते हैं आप। और बाकी प्रोडक्ट्स में ग्रोथ कंपलसरी नहीं है क्योंकि सेल्स पे डिपेंड करता है और उतने पेशेंट भी तो मिलने चाहिए। और जो हमने बात की प्रिकॉशन वाली, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे, तो वह की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो वो काम करना भी चाहिए और वही वाइबल है। बस भूमि ज़्यादा चाहिए, भूमि का हमको इंतज़ाम करना है। लीज़ पे ले लो, गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है। लीज़ पे हमको तो गवर्नमेंट ने 1.5 लाख हेक्टर ज़मीन जैसलमेर में दी है, मतलब देने को तैयार बैठी है, फ्री में भी देने को तैयार है, लीज़ पे देने को तैयार है और पब्लिक भी दे रही है। हमारे पास एक गौशाला है जिसका 50,000 एकड़ ज़मीन है, वो हमको दे रही है फ्री में, ले लो कुछ करो खेती। तो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आप करना चाहो तो ज़मीन तो बहुत है, आप गाय लाओ, उसमें रखेंगे हम और खेती करिए, घास उगाइए, पेड़ उगाइए, हो सकता है काम। तो ज़मीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़मीन की प्रॉब्लम ये सोचना ही एक प्रॉब्लम है, ऐसी ज़मीन की प्रॉब्लम नहीं है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। काम करने वाले चाहिए, सेवा करने वाले चाहिए, जिसको स्वावलंबी बनना है खेती करके, तो ऐसी बात है। तो हम तो यही कहेंगे कि एक गाय ट्रक से भी ज़्यादा वॉल्यूमान है, उसका पूरा यूज़ लो ना। एक गाय का पूरा यूज़ करो, 16 एकड़ तक फर्टिलाइज करो, फ्रूट ट्री फार्मिंग करो, मिश्रित खेती करो, वेजिटेबल फार्मिंग करो, नहीं कि कुछ प्रोडक्ट्स बनाओ, कुछ चीज़ें बनाओ और उसका अंडर एस्टिमेट करो यूज़ करो। भारत में 4 करोड़ गाय है और 100 करोड़ एकड़ ज़मीन है। अगर 4 करोड़ गायों को 100 करोड़ एकड़ ज़मीन में छोड़ दिया जाए और खेती की जाए, फार्मिंग की जाए, तो भारत इतना खाना उगा सकता है कि पूरी दुनिया को नहीं, 3 लोगों को 3 भूमियाँ होंगी अर्थ जैसी 3, उतने को खाना प्रोवाइड कर सकता है। इतना भारत में ज़मीन है आज। और मैं कह रहा हूँ बेकार से बेकार ज़मीन में भी खेती हो सकती है। आप दीजिए मुझे, मैं करके दिखाता हूँ। तो भूमि टेरेस पे, हम टेरेस पे बैठे हैं, टेरेस पे भी कर सकते हैं, हम करते हैं खेती। तो गोबर से होती है खेती और गोबर गाय देती है ना। तो ये बातें हैं। तो आपको एक और एग्जांपल दे दूंगा, जैसे न्यूजीलैंड है, आज वो देश डेवलप्ड कंट्री में आता है और वो अपनी ज़रूरत से 9 गुना ज़्यादा उगाता है और उसका जो खाना है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोप में जाता है और वो उसके खाने पे डिपेंडेंट है आज वो कंट्रीज के पास। भारत से अच्छी ज़मीन नहीं है पूरे विश्व में। जितनी अच्छी ज़मीन है एग्रीकल्चरली काबिल, उसका 42% ज़मीन भारत में है। मतलब दुनिया की सबसे बढ़िया 42% ज़मीन जो खेती लायक है वो तो भारत में है।
और वो न्यूजीलैंड बेचारा डेवलप्ड कंट्री बन गया खाली एग्रीकल्चर करके। तो हम भी कर सकते हैं, हम भारत को डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं खाली खेती करके, और कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही मेरा आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आपकी गायों को खेती में लगाइए, वही हमारा सोल्यूशन है। कैसे भी करके गाँवों में ले आइए और खेती के फंदर फोकस कीजिए। पूरा दुनिया भूखा मर रहा है, केमिकल्स का खाना खा रहा है, और हमें सबको बचाना है और सबको अच्छा खाना देना है और उनको अच्छी हेल्थ देनी है। तो यही है हमारा कहना, यही हमारे वैदिक टाइम्स का मैसेज है, यही हमारे कृष्ण भगवान का मैसेज है। गौ चरण करो और स्वास्थ्य अच्छा रखो। हरे कृष्ण।